गुड मॉर्निंग। कॉस्ट अकाउंट में 1 to 17 1 से लेके 17 तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट है, बीच में कुछ भी पेंडिंग नहीं। तो आप लोग ने यहां तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे है आपका पेज नंबर 2.9 पर मटेरियल इश्यू टेक्निक एंड मिसलेनियस क्वेश्चन। मटेरियल इश्यू टेक्निक, प्राइसिंग क्या रखी जाए इश्यू करते समय। इश्यू मतलब कहां इश्यू, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट अलग है, ये गोडाउन अलग है और फैक्ट्री अलग है जहां प्रोडक्शन चल रहा है। यहां से आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल ट्रांसफर करोगे तो इसे बोलेंगे इश्यू ऑफ मटेरियल। सप्लायर से आएगा उसे हम बोलेंगे रिसिप्ट ऑफ मटेरियल। तो जब हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करेंगे तो प्रोडक्शन की कॉस्ट में ऐड होगा, क्योंकि वही तो एक्चुअल मटेरियल कंजम्पशन होगा, कंज्यूम तो वो होगा ना। खरीदा तो मैंने 100 kg लेकिन इश्यू किया सिर्फ 80 kg, तो कंज्यूम तो 80 kg हुआ ना। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में तो 80 kg इंक्लूड होगा। तो किस प्राइस से हो, तो प्राइसिंग मेथड आपने पढ़ी होगी फीफो, लिफो, वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज भी होती है लेकिन वो किसी काम की नहीं, कहीं भी उसको मान्यता नहीं है। और बल्कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में तो सिर्फ 2 ही मेथड बताई गई है और वो है फीफो और वेटेड एवरेज। फिर भी हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं इसलिए लिफो भी पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से ये चीज आपकी जानी पहचानी और ये क्यों हुई, ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा तीनों मेथड में। अच्छा, एक बात क्लियर कर दूं मैं आपको कि फीफो लिफो मेथड ये मटेरियल प्राइसिंग मेथड है ना। प्राइस क्या रखी जाए, तो फीफो में जो फर्स्ट प्राइस है वो फर्स्ट आउट, उस प्राइस पे आउट करो। लिफो में जो लास्ट प्राइस है वो फिजिकल गुड्स से मतलब नहीं। फिजिकल गुड्स तो ए कंपनी का, बी कंपनी का, सी कंपनी का सब गोडाउन में आ जाता है, सब मिक्स हो जाता है। ऐसा थोड़ा नहीं ये अलग रखा वो अलग रखा, सब मिक्स है। इश्यू कर रहे हैं कभी बी कंपनी का, कभी ए कंपनी का, कभी सी कंपनी, किसी का भी। लेकिन प्राइसिंग कौन से रखेंगे, तो प्राइसिंग रखेंगे जिसका गुड्स सबसे पहले आया था उसकी प्राइस। मान लो गुड्स ए कंपनी का पहले आया था, गुड्स ए कंपनी का पहले आया था 550 kg 3 रुपीज रेट, ठीक है। ये 1 फरवरी को आया। फिर 2 फरवरी को बी कंपनी का आया 25 kg एट द रेट 2 पर केजी, ठीक है। अब आपने 3 फरवरी को इश्यू किया, इश्यू ऑफ मटेरियल ऑफ बी कंपनी। कौन सा मटेरियल इश्यू किया, बी कंपनी वाला। इसमें से फिजिकली गुड्स गोडाउन में से ये विड्रॉ करके और ये भेजा आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, 10 किलो। लेकिन बात ये कि फिजिकली भले ये भेजा होगा आपने, लेकिन प्राइसिंग मेथड पढ़ा रहा हूं मैं, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं होता है कि पहले इसमें से भेजो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है फर्स्ट प्राइस फर्स्ट आउट। ऐसा प्राइसिंग मेथड पढ़ रहे हैं अपन। तो पहला डाउट ये, अभी तक आपने जब भी दिमाग में आया होगा आपके दिमाग में ये आता होगा कि जो फर्स्ट नंबर पाया वो फर्स्ट नंबर भेजे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फिजिकली कोई सा भी गुड्स भेज दो, आप ये वाला गुड्स में से भेज दो, ये वाले गुड्स में से भेज दो, किसी में भेज दो। लेकिन मेथड इंटरनली मतलब अकाउंटिंग पर्पस के लिए, यूं तो क्या गुड्स सारा मिक्स है, ये सब 75 किलो सब मिक्स है। हो सकता है 2 क्वांटिटी इसमें से बेची, 8 इसमें से बेची, तो भी आपको क्या करना है, पूरे 10 को मेथड वाइज लगाना है प्राइसिंग। फीफो मेथड है तो फर्स्ट प्राइस फर्स्ट आउट होगी, लिफो है तो लास्ट प्राइस फर्स्ट आउट होगी। मान लो लिफो होता और ये माल ए कंपनी का होता, ये वाला में से 10 में, तो भी लिफो मेथड में प्राइस कौन से लगाता, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये लास्ट वाला लगाता। तो मेरा कहने का मतलब है ऐसा 1 by 1 लिंक मत करना, कंपनी वाइज लिंक नहीं होता है। ये जो मैं बताने जा रहा हूं फीफो लिफो एवरेज मेथड, ये प्राइसिंग मेथड बताना चाह रहा हूं, फिजिकल नहीं। फिजिकली तो सारा गुड्स एक ही मान लो, ये सब एक ही, मैं प्राइसिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो फीफो में फर्स्ट प्राइस आएगी, लिफो में लास्ट प्राइस आएगी। वेटेड एवरेज में इन दोनों का इंटू करके ये हो गया 150, ये हो गया कितना, इंटू करने के बाद 50, टोटल हो गया कितना 200, और 200 में वेट कितना 75। तो ये जो प्राइस आएगी ये वेटेड एवरेज प्राइस आएगी। तो गुड्स फिजिकली ये वाला दिया आपने या ये वाला दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो एवरेज का मतलब ये थोड़ी ना है कि 2 यूनिट इसमें से दी, 2 इसमें से दी, ऐसा नहीं, किसी में से भी दो।
प्राइसिंग क्या रखना है, वेटेड एवरेज प्राइस रखना है। तो ध्यान रखना है प्राइसिंग मेथड है, यानी यहां 200 डिवाइड बाय 75 यानी हो गई 2.66। तो अगर ये क्वेश्चन में वेटेड एवरेज से करता तो चाहे ये वाली 10 किलो होता है, ये वाला 10 किलो होता, या कुछ भी नहीं लिखा है, आपको उससे मतलब ही नहीं। तो ए लिमिटेड का हो या बी लिमिटेड का हो, 10 किलो गया ना, प्राइसिंग क्या रखेंगे 2.66। तो मैं ये समझाना चाहता हूं, ये पॉइंट आएगा क्वेश्चन में, इसलिए मैंने पहले आपको रफ आइडिया दे दिया ताकि आप क्वेश्चन में अच्छे समझ पाए। अब हम क्वेश्चन में समझेंगे। चलिए क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होते हैं, तो 18th से स्टार्ट होते हैं। 18th HW नाम की एक चीज बताई थी मैंने, लिख लो। 19th HW, 20 HW, 22 HW। बस ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूं मैं, इतने। जिस जिस मेथड से कहा उस मेथड से करना है। वेटेड है तो वेटेड, फीफो है तो फीफो, लिफो है तो लिफो। कैसे करना है तो फॉर्मेट में समझा रहा हूं। एक बड़ा क्वेश्चन, ये मैंने आपको जो होमवर्क दिया है छोटे छोटे क्वेश्चन होमवर्क दिए, और इन सबको मिला के एक क्वेश्चन बनाया तो 21 नंबर 21। देखो आप कितना बड़ा क्वेश्चन है। तो जितना टाइम आपको इन सब क्वेश्चन को करने में लगेगा उससे ज्यादा टाइम 21 नंबर क्वेश्चन करने में लगेगा। और ये भी होमवर्क है, रिपीट करना है क्योंकि सबसे बेस्ट है। इसको तो आर क्यों लिखो, बल्कि एग्जाम टाइम बाकी सब क्वेश्चन छोड़ देना, ये जरूर कर लेना क्योंकि इस क्वेश्चन में सब आ गए। तो अब हम इसमें फॉर्मेट भी समझ लेते हैं और इसकी पूरी प्रोसीजर समझ लेते हैं, कैसे फीफो लगाएंगे, कैसे लिफो लगाएंगे, कैसे वेटेड एवरेज लगाएंगे। ठीक है, इसको कहते हैं स्टोर्स लेजर। मैंने आपको थ्योरी में बताया था, याद करो। स्टोर्स लेजर, एक बिन कार्ड बताया था। बिन कार्ड तो क्या होता है, अटैच विद द बिन बॉक्स वेयर द गुड्स स्टोर्ड। जहां गुड्स स्टोर है वहीं पे बिन लगा दिया था कार्ड। ओनली फिजिकल क्वांटिटीज, रिसिप्ट एंड इश्यू एंड बैलेंस, तीन चीज लिखी जाती है, रिसिप्ट, इश्यू, बैलेंस, क्वांटिटी वाइज, वैल्यू वाइज नहीं। बट इन स्टोर्स लेजर डिटेल एंट्री इन रेस्पेक्ट ऑफ रिसिप्ट, इश्यू ऑफ मटेरियल, बैलेंस, क्वांटिटी एंड ऑल्सो वैल्यू सब लिखी जाती है। तो ये स्टोर्स लेजर पढ़ रहे हैं। इसका फॉर्मेट देखते हैं। चलिए, तो फॉर्मेट इसका इस तरह से रहता है, स्टोर्स लेजर डेट पर्टिकुलर। पर्टिकुलर में हम ये लिखेंगे कि किस नंबर के, जैसे मैंने बताया था ना आपको कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जितना मटेरियल चाहिए तो वो MRN भेजता है, मटेरियल रिक्विजिशन नोट भेजता है, रिक्वायर करता है वो, फिर हम उसको मटेरियल इश्यू करते हैं। तो ऐसे नंबरिंग होगी हर डॉक्यूमेंट की, तो वो नंबर यहां आ जाएंगे। रिसिप्ट, इश्यू एंड बैलेंस, रिसिप्ट आना, क्वांटिटी भी लिखना है, प्राइस भी लिखना है और इंटरवल का अमाउंट भी लिखना है। फिर इश्यू करते जाएंगे तो इश्यू में क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, और जो बैलेंस बचेगा उसको यहां पर लिखेंगे। तो 21 नंबर क्वेश्चन में, AT लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग सितंबर 2014। एक ही मंथ के सितंबर। तो मैं एक काम करता हूं, यहीं पर सितंबर 14 लिख देता हूं 2014। अब डेट अंदर लिख दूंगा मैं, तो बार बार मुझे सितंबर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉलम बहुत सारे होते हैं, इस कारण से ये कॉलम छोटे छोटे बनाया करो। अब क्या क्या दिया हुआ है, तो ढेर सारे ट्रांजेक्शन नजर आएंगे। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए और अभी भी पढ़ के रख लेना। फिर लास्ट में लिखा, राइट अप द प्राइस स्टोर्स लेजर ऑन फीफो मेथड एंड डिस्कस हाउ वुड यू ट्रीट द शॉर्टेज इन स्टॉक टेकिंग। आखिरी में शॉर्टेज भी आएगा, बताऊंगा। तो फीफो मेथड से करना है, लेकिन मैं इसको सब तरह की मेथड समझाता हूं आपको। पहले हम करते हैं स्टार्टिंग। 1 सितंबर ओपनिंग बैलेंस 25 यूनिट्स। 1 सितंबर ओपनिंग बैलेंस, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, डैश डैश कर दिया करो। 25 यूनिट्स। वैल्यू 162.5। तो वैल्यू का मतलब क्या, ये कि ये प्राइस या वैल्यू। तो वैल्यू लिखा है। चलो मान लो कंफ्यूजन हो जाए एग्जाम में, तो आप ऐसा समझ लेना, नीचे प्राइस देख लेना सभी की, तो कहीं 5 रुपए 75 पैसे, कहीं 6 रुपए 10 पैसे दिख रही है। जब पूरे क्वेश्चन में रॉ मटेरियल की प्राइस इतनी कम है तो इसकी 162 रुपए कैसे हो सकती है। इसका मतलब ये डेफिनेटली इनटू करने के बाद वाला फिगर है, 162.50, ये वाला फिगर है। तो आप डिवाइड कर सकते हैं 162.5 डिवाइड बाय 25 यूनिट्स, तो 6.5, 6.5 रुपए। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। तो हमेशा कोई सी मेथड हो, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखना है। 4 सितंबर इश्यू, 4 तारीख के दिन आपने इश्यू किया
रिक्वेशन नंबर 85 से RN 85 से इश्यू किया। कितने इश्यू किए आपने? 8 यूनिट इश्यू की। तो अब अभी आपके पास एक ही टाइप का गुड्स है, एक ही प्राइसिंग वाला गुड्स है। तो अगर मैं क्वेश्चन फीफो से करूंगा तो भी यही फर्स्ट प्राइस है, लीफो से करूंगा तो भी यही है, और वेटेड एवरेज से करूंगा तो भी यही एवरेज आएगा। तो जब आपके गोडाउन में एक ही रेट वाला मटेरियल हो, सिंगल रेट वाला, ठीक है, तो लीफो फीफो वेटेड एवरेज में कोई इफेक्ट नहीं आता है। ये फर्क कब पड़ना शुरू होता है? जब आपके पास दो टाइप के मटेरियल हो, एक 6.5 रुपए का है, एक किसी और प्राइस का, मीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल परचेज एट डिफरेंट कॉस्ट। तब जो दो तरह की प्राइस होगी तो पता लगेगा कि फर्स्ट प्राइस कौन सी, सेकंड प्राइस कौन सी, या एवरेज प्राइस कौन सी। तो फिलहाल तो मैं इस 8 यूनिट को 6.5 के रेट से इश्यू कर दूंगा, ठीक है। 6.5 इंटू 8 मतलब 50 to 52 रुपए में। अब यहां पर नेट कितना आ जाएगा? तो 25 माइनस 8 यानी कि 17 यूनिट 6.5 वाली बचेगी डेफिनेटली, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 110.50, है ना। 6.5 इंटू 17 110.5। फिर आगे चलते हैं। 6th रिसिप्ट बी एंड कंपनी 6 तारीख को रिसिप्ट किया। जीआरएन नंबर क्या है? 26 बी एंड कंपनी का गुड्स है। 26 बी एंड कंपनी का गुड्स है। ये कितने की रेट वाला है? 50 यूनिट है 5 रुपए 75 पैसे। 50 यूनिट है 5 रुपए 75 पैसे की। तो रिसिप्ट में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरी मेथड हम किस चीज की बोल रहे हैं? इश्यू प्राइस की। तो खरीदने में तो आप जितना उतना लिखो। 5.75 इंटू 50 287.5। अब आपके पास मटेरियल कौन कौन सा हो गया? अब आपके पास ये डिफरेंट प्राइस वाला हो गया, वो अलग, ये अलग हो गया। तो एक तो ये मटेरियल है मेरे पास 17 यूनिट 6.5 रुपए वाली, और एक 50 यूनिट ये आ गई 5.75 वाली। तो मेरे पास टोटल मटेरियल कितने का हो गया? अच्छा, एक काम किया करो आप, हर एक के बाद एक लाइन खींच दिया करो। जैसे यहां पर अगर मैं कहूं तो ये एक लाइन खींच दी मैंने अलग से, ये एक लाइन अलग से खींच दी मैंने, फिर ये एक लाइन अलग से हो जाए, ठीक है। इससे क्या रहेगा? आपको क्लियरिटी रहेगी। अलग अलग लाइन कर दिया करो। तो अब आपके पास 67 यूनिट्स हैं और अमाउंट कितना हो गया आपके पास? 398, ठीक है। चेक भी करते हैं ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो अपने से। फिर आगे चलते हैं। 7 तारीख के दिन इश्यू किया। 7 तारीख के दिन इश्यू किया आपने RN 97 से। कितना इश्यू किए? 12 यूनिट। बस जैसे ही इश्यू के बारे आए तब रुक जाओ, तभी तो मेथड है। 12 यूनिट आपने इश्यू की। तो अब सुन लेना, 12 यूनिट इश्यू की। अब मुझे ऊपर नहीं जाना, मुझे ठीक इससे पहले कितना यहां से जाना, इससे पहले से मतलब ये दिख रहा है ना मुझे। ये अलग अलग लिखने का यही तो रहता है, अलग अलग लिखने से फायदा रहेगा। फीफो लिफो में अलग अलग लिखना, क्योंकि फीफो लिफो में आपको आइडेंटिफाई करना रहता है कि फर्स्ट क्या सेकंड क्या। वेटेड एवरेज में फर्क नहीं, वेटेड में एक साथ लिख सकते हो, लेकिन यहां तो पता लगेगा। तो अगर ये फीफो मेथड है तो ये इसमें से 12 यूनिट इश्यू करूंगा, ये वाली प्राइस। और अगर लिफो मेथड है तो प्राइस क्या रखूंगा? तो प्राइसिंग मेथड है, गुड्स कोई सा भी जाए, इसमें से जाए या इसमें से जाए, प्राइस कौन सी रखना है ये इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकली गुड्स आपका इस वाला यानी बी कंपनी वाला गुड्स आप इश्यू करो या पुराना वाला गुड्स इश्यू करो, उससे मतलब नहीं। प्राइस क्या रखना है? तो फर्स्ट और सेकंड कौन सी प्राइस रखना है? तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो मेथड से कर रहे हैं इसलिए इन 12 यूनिट की प्राइसिंग में रखूंगा 6.5 से। तो 12 इंटू 6.5 यानी 78। अब यहां से बचे कितने? 5। लीफो फीफो में आपको स्पेसिफिकली माइनस इसमें से ही करना रहेगा, टोटल में से नहीं, इसमें से, क्योंकि आपको पता लगना चाहिए कि ये वाली प्राइस वाला गुड्स गया है, ठीक है ना। तो फिजिकली भी आप इसमें से माइनस करके रखोगे। तो ये बचा अपना 6.5 की रेट वाला, और ये 50 पूरे बच गए हमारे 5 रुपए 75 पैसे के। तो 55 और इंटू कर दें अगर हम इसका 5 इंटू 6.5 5 इंटू 6.5 तो ये 32.5 ये बचेगा।
और ये तो पूरा एज इट इज है 287.5, ठीक है, ये हो जाएगा 320। आगे आगे क्या लिखा हुआ है, इसके बाद ये यहां तक कंप्लीट हो गया हमारा। आगे चलिए, अब 10 तारीख के दिन, 10 तारीख रिटर्न ऑफ बी एंड कंपनी, 10 तारीख के दिन रिटर्न है, रिटर्न बी एंड कंपनी। बी एंड कंपनी का गुड्स खराब निकला तो हमने वापस कर दिया, वापस कर दिया हमने उसी को। कितने यूनिट वापस कर दिए हमने रिटर्न में? 10 यूनिट वापस की। अब ये यहां पर आप मेथड नहीं लगाएंगे फीफो लीफ एवरेज, क्यों? क्योंकि ये इश्यू फॉर प्रोडक्शन नहीं है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इश्यू किया गया, आपने प्रोडक्शन की कॉस्ट में इंक्लूड करने के लिए नहीं, ये तो उसी व्यक्ति को रिटर्न किया है। तो जिस सप्लायर से खरीदा उसी को रिटर्न करूंगा तो उसी रेट पे करूंगा ना मैं, तो सेम। तो जब रिटर्न वाला केस होता है तो रिटर्न तो सेम अमाउंट पर होता है, सेम प्राइसिंग पर। यानी बी एंड कंपनी से आया था 575 का, तो बी एंड कंपनी को जाएगा भी कितना से? 575 से। तो यहां प्राइसिंग कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, 575 से 57.50 से ये बी एंड कंपनी का गुड्स गया, ठीक है। अब आपके पास कितना गुड्स बचा? तो भाई 5 तो ये एज इट इज है आपके पास, और ये बी एंड कंपनी का गुड्स था ये 50, तो इसमें से 10 चले गए, 40 बचे 5.75 के, तो 45 यूनिट्स बची। और इनटू कर देते हैं अगर हम इसमें, ठीक है, दिख ही रहा है वैसे तो खैर यहां पर कि आप इनटू करोगे या फिर यहां से 287.5 में से ये माइनस कर देता हूं मैं, तो 230, तो 262.50। तो रिटर्न में आप याद रखोगे जिस पार्टी से रिटर्न हो रहा उसी पार्टी से उसी रेट पर सेम रिटर्न होगा। जहां से डिपार्टमेंट से रिटर्न होगा तो डिपार्टमेंट से भी सेम प्राइसिंग, जिस प्राइस पे दूंगा उसी प्राइस पे लूंगा, ऐसा रहता है। तो यहां बी एंड कंपनी से लिया था 5.75 पे, तो दिया भी रिटर्न भी करेंगे 5.75 पर। 10 तारीख के दिन इश्यू किया 15 यूनिट, 10 तारीख का था ना, सॉरी 12 तारीख के दिन इश्यू किया 15 यूनिट्स, 12 तारीख को इश्यू किए 15 यूनिट्स, 15 यूनिट इश्यू किया। 15 यूनिट कौन से वाले? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले ये वाले इश्यू हो जाएंगे, फिर 10 इसमें से इश्यू हो जाएंगे। तो 15 यूनिट इश्यू किए आपने, कितने रुपए के? 90 रुपए के। बच कौन से गए? ये तो खत्म हो गए, 40 में से 10 गए, तो अब बचे 30 यूनिट बची और 5.75 की बची, ठीक है, 30 यूनिट 5.75, तो 172.5। इस स्टेज पर आके अब आपके पास एक ही टाइप का गुड्स बचा है, बस एक ही टाइप का गुड्स बचा है ना। अब मान लो, चलिए इसके आगे क्या करते हैं तो समझ में आ जाएगा। 13 अगेन इश्यू किया आपने 20 यूनिट्स, 13 तारीख के दिन फिर आपने इश्यू की, है ना, कितने यूनिट से इश्यू किया? 20 यूनिट, तो 20 पूरी यूनिट इसी में से होगी, बचेगी कितनी? 10, है ना, एक ही प्राइस है ना, तो 172.5 माइनस 57.115 की, ठीक है। ये पोजीशन है आपकी 13 तारीख तक। 13 के बाद हम चलते हैं 15 को, रिसिप्ट फ्रॉम एम एंड कंपनी। अब एक और गुड्स खरीदा आपने, ठीक है, ऊपर से मिटाना स्टार्ट करता हूं मैं। अब क्या हुआ यहां से 15 तारीख के दिन, 15 तारीख के दिन आपको एम एंड कंपनी का गुड्स 25 यूनिट आई, एम एंड कंपनी की 25 यूनिट आई 6 रुपीज 10 पैसे, 6 रुपए 10 पैसे में 6.10, तो आई 152.5। अब आपके पास गुड्स कौन कौन सा हो गया? एक तो 10 यूनिट थी पुरानी वाली,
एक और ये वाली यूनिट और आ गई आपके पास 25 से 152.5 की, तो 35 यूनिट्स हो गई। और यहां अमाउंट कितना हो गया 210। ठीक है, फिर क्या हुआ 17 तारीख के दिन 10 यूनिट इश्यू की आपने, 17 को इश्यू की 10 यूनिट। अब 10 यूनिट कौन से वाले इश्यू करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, लास्ट इन होती तो ये करते। देखो तीनों मेथड को आप समझ लेना किसी भी क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन सब तरह से हो सकता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये ले रहा हूं, लास्ट इन होता तो ये लेता, और वेटेड एवरेज होता तो क्या करता। अगर वेटेड एवरेज होता तो मैं इसको दो बार डबल डबल लिखता ही नहीं। वेटेड एवरेज में सीधी सी बात है कि सबका एवरेज करके एक ही बार लिख दो, यानी हम ऐसा करते कि दिस डिवाइड बाय दिस, मैं ये लिखता ही नहीं, मैं टोटल लिख देता। टोटल मेरे पास कितनी है 10 पहले थी 25 हो रही, तो क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी 35 लिख देता। अमाउंट 57.50 पहले के थे 152 और हुए, टोटल मिला के 210। तो अलग अलग शो करने की जरूरत भी नहीं है आपको, वेटेड एवरेज में बहुत बढ़िया है, क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी और अमाउंट प्लस अमाउंट। और इश्यू है तो क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी, अमाउंट माइनस अमाउंट। और वेटेड एवरेज प्राइस क्या हो जाएगी, ये नहीं, ये डिवाइड बाय ये, तो ये वेटेड एवरेज प्राइस। तो आपको ये लिखना ही नहीं पड़ेगा, बस इतना सा लिखना पड़ेगा। यानी अगर मैं इसको वेटेड एवरेज से करता तो 210 डिवाइडेड बाय 35, यानी यहां पर आते 6 रुपए वेटेड एवरेज प्राइस, ऐसे शो करता है बस में, है ना। इस लाइन में मैं आप 35 वाले से फिर इश्यू करता, कितने इश्यू हुए, इश्यू हुए अपना 17 को 10 यूनिट, तो वेटेड एवरेज होता तो मैं 6 रुपए के रेट से इश्यू कर देता 60 वेटेड एवरेज में। मुझे इससे क्या मतलब, वेटेड एवरेज में तो एवरेज प्राइस रहेगी ना। वेटेड एवरेज अगर हम करते हैं तो इस तरीके से होता है, क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी, अमाउंट माइनस अमाउंट, और ये प्राइस आ जाती है। अलग अलग शो करने की जरूरत ही नहीं। परचेस करते तो परचेस में भी क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी, अमाउंट प्लस अमाउंट, और डिवाइड करके वेटेड एवरेज आ जाता है। तो लीफो फीफो में आपको अलग अलग शो करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि फर्स्ट क्या है और लास्ट क्या है। एवरेज में आप एवरेज लिख सकते हो। अब यही वाला हम अगर फीफो से कर रहे हैं तो ये 10 यूनिट मुझे इसमें से दिखाना पड़ेगी 57.50, तो अब बची कौन सी 25 6.10 152.5। ठीक है, ऐसे। फिर कितनी तारीख को जाए फटाफट से, 19 को 19 को रिप्लेसमेंट हुआ है, रिप्लेसमेंट ऑफ फ्रॉम बीएन कंपनी, यानी बीएन कंपनी से गुड्स आया था 5.75 में, देखो आप ऊपर 6 तारीख को। फिर हमने रिटर्न कर दिया था उसको 10 तारीख के दिन। अब वही वाला गुड्स वापस आ गया, मतलब रिप्लेस हो गया, यानी हमने खराब था तो वापस कर दिया था, उन्होंने सुधार के या नया गुड्स वापस भेज दिया, तो रिप्लेसमेंट है ना। अब रिप्लेसमेंट अगर है आपका तो रिप्लेसमेंट कितने का है, 10 यूनिट, तो किस प्राइस नहीं दी, देखो आप तो डेफिनेटली प्राइस तो वही रहेगी ना, क्योंकि सामने वाला सप्लायर ने, मैं अगर किसी दुकान से गुड्स खरीद के लाया, खराब निकला, मैंने वापस करा, उसने मुझे गुड्स नया वाला दे दिया, तो प्राइस तो वही रहेगी, कोई नई प्राइस थोड़ी ना लेगा वो मुझसे, तो प्राइस वही रहेगी। रिप्लेसमेंट यानी एक तरीके से न्यू परचेज है ये, है ना, न्यू परचेज ट्रीट करेंगे इसको हम। तो 57.50, ठीक है, ये 19 तारीख के दिन रिप्लेसमेंट हो गया आपके पास। अब आपके पास कितने गुड्स हो गए देखिए जरा ध्यान से, तो आपके पास 25 यूनिट तो ये थी 6.10 की, 152.5 की, और 10 और आ गई। अच्छा, इस 10 को मैं बाद में लिखूंगा क्योंकि ये न्यू परचेज मानूंगा। रिप्लेसमेंट इज ट्रीटेड एज न्यू परचेज, एक तरीके से क्या, क्योंकि पुराना तो आया और गया, खत्म, ये नया हो गया, तो आप इसको बाद में लिखेंगे। उल्टा मत लिखना कि सर ये तो पुराने का रिप्लेसमेंट है इसलिए इसको ऊपर लिखना चाहिए इसको नीचे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये नोट लिख लेना कि रिप्लेसमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर इज ट्रीटेड एज न्यू परचेज। चलिए आगे चलते हैं। 20 तारीख के दिन, 20 तारीख के दिन क्या हुआ, 20 तारीख के दिन रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट मटेरियल ऑफ एम एन कंपनी 5 यूनिट्स, स्टार बनाओ, डी लिखो, बस ये एकमात्र डाउट है इस क्वेश्चन में और कोई डाउट नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, हम हैं स्टोर डिपार्टमेंट, हम कौन है, स्टोर डिपार्टमेंट मतलब रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट में, गोडाउन में है।
सप्लायर हमें गुड्स बेचता है, हम किसको देते हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देते हैं। ये चेन चलती है, ठीक है। सप्लायर ने मुझे गुड्स दिया था, बी एंड कंपनी ने 5 रुपए 75 पैसे, उसको रिटर्न किया तो 5.75 में सेम, उसने वापस रिप्लेस कर दिया तो कितने का? 5.75, क्योंकि उसी गुड्स की डीलिंग चल रही है। ऐसे यहां डिपार्टमेंट को हम इश्यू करते हैं, तो जिस रेट से इश्यू करते हैं रिटर्न भी उसी रेट से होगा ना। तो डिपार्टमेंट रिटर्न का मतलब है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने गुड्स रिटर्न कर दिया, हमने उनको इश्यू किया था, उनको इंफीरियर क्वालिटी का लगा होगा, प्रोडक्शन में काम नहीं आ रहा होगा, तो उन्होंने वापस कर दिया। तो यहां पे भी सेम पॉलिसी, यहां पे फीफो लिफो से मतलब नहीं, जिस रेट से इश्यू हुआ उसी रेट से रिटर्न होगा। तो किस रेट से इश्यू हुआ था ये 5 यूनिट कौन सी वाली थी? पता नहीं, क्वेश्चन में कहां लिखा कौन सी वाले इश्यू? वो पुराना वाला इश्यू जो पहले किया था 13 तारीख को वो, या फिर ये इश्यू 17 वाला? तो डेफिनेटली एक बात सोचने वाली बात है, कॉमन सेंस, अगर यहाँ एजम्पशन की गुंजाइश है तो क्या एजम्पशन होना चाहिए कि भाई जो लेटेस्ट इश्यू था उसी में से रिटर्न हुआ होगा, क्योंकि पुराना तो पूरा कंज्यूम हो चुका होगा ना, उसके बाद तो नया मंगवाया उन्होंने। तो डेफिनेटली खराब अगर होगा कुछ तो इसमें से होगा। तो क्या एजम्पशन लिखोगे? वी अज्यूम दैट डिपार्टमेंट रिटर्न गुड्स आउट ऑफ लेटेस्ट इश्यू, आउट ऑफ लेटेस्ट इश्यू। तो लेटेस्ट इश्यू हमने इश्यू किस रेट से किया था? 5.75, तो रिटर्न भी कितने में मान हो गया? 5.75। तो रिटर्न हमेशा उसी का रिवर्सल होता है, जो पुराने रेट है उसी का रिवर्सल होता है। तो यहां पर मैं रिटर्न बाय डिपार्टमेंट 5 यूनिट्स 5.75, और ये कितने की हो जाएगी आपकी? 28.75, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको कहां लिखूं? इसको ऊपर लिखूं या नीचे लिखूं? क्वेश्चन ये। तो ये इस पोजीशन पे है, आप समझिए किस पोजीशन पे है, यानी 25 से पहले वाला था ना। तो ये रिटर्न किस में से था? देखो ध्यान से, ये इसमें से था, और ये वाला जो रिटर्न था ये 25 से पहले वाला था, और इसी में से ये गया और ये वापस आ गया। तो ये पहले लिखना पड़ेगा ना मुझे। वीडियो रिपीट करके देख लेना क्या बोल रहा हूं मैं यार। वापस ऊपर क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि ये 25 क्वांटिटी जो थी उससे पहले वाला गुड्स था, ये वाला गुड्स था, इसलिए। ठीक है, आप देख लें अच्छे से। अच्छा, एक और बात डाउट कि यहां से लिखा हुआ है रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट मटेरियल ऑफ एम एन कंपनी, मटेरियल ऑफ एम एन कंपनी। तो एम एन कंपनी का तो सर 6 रुपए 10 पैसे का था, फिर आपने 6 रुपए 10 पैसे क्यों लिखा? नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बताई थी एक बात, रफ आइडिया मैंने बोला था ना कि वो ए कंपनी का हो या बी कंपनी का हो, फिजिकली गुड्स किस में से दिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राइसिंग मेथड पढ़ रहे हो। ए कंपनी का हो, बी का हो, सी का हो, आप इस वीडियो की स्टार्टिंग देख लेना। तो मैंने लॉट में से ए वाला निकाला है, एम वाला, उससे मतलब नहीं। तो फिजिकली मैंने इसमें से दिया, लेकिन प्राइसिंग मेथड है, और प्राइसिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होती है, और इसी में से रिटर्न हुआ, इसलिए ये यही वापस हो गया। ये रीजन रहता है, इसलिए वो एम एन कंपनी का गुड्स था तो 6 रुपए 10 पैसे से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि प्राइसिंग हमारी फीफो है तो फर्स्ट प्राइस ही लेंगे, और यहां फर्स्ट प्राइस पे इश्यू किया और इश्यू का रिटर्न आया तो यहां भी यही प्राइस लेंगे। और चूंकि ये गुड्स 25 से पहले वाला था, इसलिए मैंने इसको पहले लिखा, 25 को बाद में लिखूंगा मैं। ठीक है, और 10 यूनिट ये भी है हमारे पास। तो अब हमारे पास टोटल मिला के गुड्स हो गया 40। ठीक है, कितना अमाउंट हो गया टोटल मिलाकर? 28.75 प्लस 152.5 प्लस 57.5, यानी 238.7। बस ये एकमात्र डाउट रहता है बच्चों को, ध्यान रखना इस बात का, है ना। रिटर्न को रिटर्न से ही रिवर्स करना चाहिए। और पहले क्यों लिखा उसका लॉजिक है, क्योंकि ये रिटर्न पहले वाला गुड्स है, मतलब हम उसी पोजीशन पे लाके खड़ा कर देना चाहते हैं। मतलब एक तरीके से समझो वहीं आ गए, तो वहीं आ गए होते तो 5 बचता ना, फिर 25 बचता, तो ठीक वही पोजीशन हमने ला दी। अब क्या है इसके बाद? 22 तारीख के दिन ट्रांसफर फ्रॉम जॉब नंबर 182 टू जॉब नंबर 187 इन डिपार्टमेंट। उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जहां काम चल रहा वहीं पर एक जॉब बन रहा था, यानी एक फैक्ट्री समझ लो,
उस फैक्ट्री में यहां जॉब नंबर 182 बन रहा था और एक और बन रहा था 187। आपने गुड्स उठा के यहां रख दिया या यहां से यहां रख दिया, तो आप बताओ गोडाउन यानी स्टोर्स पे कोई फर्क आया क्या? ये तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो विद इन डिपार्टमेंट जब गुड्स फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब ट्रांसफर होता है तो गोडाउन स्टॉक, यहां के स्टॉक में कोई इफेक्ट नहीं आता। तो आप इसके बारे में नीचे नोट डाल देंगे। नीचे नोट नहीं डालना हो तो यहीं पे नोट डाल देना। कितनी तारीख को है? डिपार्टमेंट 22 तारीख को 22 ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट, नो एंट्री रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसकी एंट्री की जरूरत ही नहीं। फिर है 26 तारीख को 10 यूनिट ट्रांसफर की, 26 तारीख को इश्यू की 10 यूनिट। अब 10 यूनिट इश्यू की तो 10 कौन सी वाली? तो 10 इश्यू की तो पहले 5 ये करना पड़ेगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिर 5 इसमें से करना पड़ेगी। ठीक है, 5 इसमें से करेंगे, 6 रुपए 10 पैसे इंटू 5, 30 रुपए 50 पैसे। दस यूनिट हो गई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और 5 इसमें से। अब बची कितनी? तो ये तो पूरी खत्म, इसमें से 20 बची और ये 10 पूरी बची। 30 यूनिट स्टॉक में है और कितने की होगी? 6.1 इंटू 20 यानी 122, 122 रुपए की। और ये हो गई आपकी 57.50 यानी ये हो गई आपकी 971। इसका भी टोटल लगा सकते हो आप। ये इश्यू वाली बात है। ये इश्यू मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसका टोटल लगाओगे अगर इस कॉलम का तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन आ जाएगा ये। ठीक है, अब क्या हुआ 26 के बाद 29 को फिर ट्रांसफर है तो वो लिख देना 29 को ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू डिपार्टमेंट बी, नॉट अफेक्ट रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल गोडाउन है, ये कहां बन रहा है? स्टोर्स में बन रहा है। तो प्रोडक्शन वाले कुछ भी करते हैं, हमें उससे क्या मतलब। फिर है आपका 29 के बाद 30 शॉर्टेज इन स्टॉक टेकिंग, शॉर्टेज 30 को। शॉर्टेज भी होगा, सरप्लस भी हो सकता है। कभी सरप्लस हो तो रिसिप्ट में लिख देना, यानी मटेरियल बढ़ा देंगे। शॉर्टेज हो तो कहां पर? इश्यू में लिखेंगे। शॉर्टेज हो तो कहां लिखेंगे? इश्यू में लिखेंगे। अब बात है कि शॉर्टेज को क्या माने, तो शॉर्टेज को इश्यू जैसे ही मानो ना। सेम जिस मेथड से आप कर रहे हो इसकी प्राइसिंग उससे करो। फीफो से कर रहे हो तो फीफो, यानी इसमें से शॉर्टेज मानेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगी? इस शॉर्टेज की वैल्यू 6 रुपए 10 पैसे इंटू 2 यानी 12 रुपए 20 पैसे। और लीफो होता तो ये इसमें से मानता, वेटेड एवरेज होता तो डिवाइड करके जो प्राइस आती उस प्राइस को लिखता मैं। तो शॉर्टेज को ऐसे ट्रीट करना है। ठीक है, यानी ये एबनॉर्मल शॉर्टेज है जो हम ट्रांसफर कर देंगे। इस 12 रुपए 20 पैसे का जो लॉस हुआ वो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएगा। और अगर मैं इसको नॉर्मल शॉर्टेज मानता हूं तो नॉर्मल शॉर्टेज अगर मानता तो मैं अमाउंट लिखता ही नहीं। क्या करता सुनना जरा ध्यान से बात। अभी तो मैंने क्या किया, पहले मैं ये करवा देता हूं कंप्लीट। तो फिलहाल तो ये 18 यूनिट बची, 6 रुपए 10 पैसे वाली। 122 में से 12 रुपए 20 पैसे गए तो बचे 109.80। 10 ये एज इट इज बचे हैं। तो 28 का स्टॉक बचा है और कितने में बचा है अपना 57.5 यानी कि टोटल मिला के 167.30। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक बचा है ना। तो लॉस कम हो गया और वैल्यू भी कम हो गई। देखो ये थी कितने की 122 की थी और कितनी हो गई 109 हो गई। यानी 122 में से 12 रुपए का लॉस कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएगा क्योंकि हमने इसको एबनॉर्मल लॉस माना है। अब अगर मान लो एग्जाम में, वैसे तो ये सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है, नॉर्मल लॉस अगर मानना होता तो क्या होता है। तो हमने एक बात पढ़ी थी नॉर्मल लॉस की। नॉर्मल लॉस एब्सॉर्ब बाय गुड यूनिट्स, यानी नॉर्मल लॉस में क्वांटिटी तो कम होती है, तो क्वांटिटी तो कम होगी बराबर। 20 में से 2 गए तो 18 बचेंगे, लेकिन अमाउंट कम नहीं होगा। अमाउंट कम नहीं होगा। अमाउंट कम नहीं होगा इसका मतलब ये हुआ कि ये लॉस अमाउंट तो वही रहेगा 122 ही। तो लॉस किसने ऑब्जर्व कर लिया? गुड यूनिट्स ने। तो गुड यूनिट्स की कॉस्ट वैसे तो 6 रुपए 10 पैसे थी,
लेकिन अब गुड यूनिट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब अपने इसमें लॉस इंक्लूड कर लिया। तो 122 डिवाइडेड बाय 18, यानी इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी आपकी बदल गई, यानी लॉस इसमें हो गया। तो जो लॉस था वो 2 यूनिट का लॉस, देखो आप इसी कॉस्ट इसमें एब्जॉर्ब हो गया ना, वो यानी 10 पैसे हो या 77 पैसे, यानी 67 पैसे का लॉस इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। तो वहां हम क्या करते थे, याद करो, क्वांटिटी तो माइन डिवाइड करते थे, है ना, लेकिन अमाउंट कम नहीं। अगर नॉर्मल लॉस ट्रीट करना है तो ऐसा होता है, बट फिलहाल जरूरत नहीं, फिलहाल तो जो मैंने पहले करवाया वही करना। ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन। और ऐसे ही आपको लीफो, ऐसे ही वेटेड एवरेज से करना है। फिर बोल रहा हूं, लीफो में फीफो में अलग अलग शो करना, बार बार, मतलब 2-2 लाइन की गैप कर लेना, ढंग से लिखना, प्रेजेंटेशन अच्छा हो, है ना, अलग। लेकिन अगर वेटेड एवरेज होता तो जरूरी नहीं है आपको 3-3 बार लिखने की, कोई जरूरत नहीं। आप सीधे सीधे क्या करते हैं, टोटल अमाउंट में, ये टोटल कितना था 35 प्लस 5 तो 40 सीधे लिख देते। ये अमाउंट कितना था प्लस ये डायरेक्ट लिख देते, ये लिखने की जरूरत नहीं, डिवाइड करते वेटेड एवरेज आया था। तो आपको मैंने जितना होमवर्क के क्वेश्चन दिए हैं वो सब करो आप, जहां जहां जो जो बताया गया है वहां वहां वो करो। और ये वाला क्वेश्चन आपको स्टडी मटेरियल में एक्सरसाइज में लास्ट में मिलेगा, लेकिन पहले पूरा खुद करना। सबसे पहले यही करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये पूरा क्वेश्चन करो आप। और वहां पर इस क्वेश्चन से ऊपर सॉल्यूशन में कुछ आपको अजम्पशंस नोट्स मिलेंगे, ये रिटर्न के बारे में, है ना, वो नोट्स भी अपने कॉपी में लिख के रखना, अपने अपनी लैंग्वेज में, ताकि अच्छे से याद रहे। अब कौन सा करना मैंने बताया, 18 करना। किस मेथड से करने का बोला है, एक्सप्लेन व्हाई द फिगर ए एंड बी पार्ट क्वेश्चन डिफरेंट। लीफो फिफो दोनों से करना है। हालांकि लिखा ये है लास्ट लाइन में, यू नीड नॉट ड्रॉप द स्टोर्स लेजर, वो कट कर दो लाइन, तुम्हारे लिए एग्जाम के लिए। अभी तो आपको ड्रॉप करना है पूरा स्टोर्स लेजर, लीफो से भी और फीफो से भी। क्वेश्चन नंबर 18। 19 में मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, आप अपनी इच्छा से जो करना चाहें कर लेना, ठीक है। 20 पूरा करना है स्टोर्स लेजर से। 22 22 नंबर अभी होमवर्क नहीं है, सॉरी 22 नंबर होमवर्क नहीं है, मैंने शायद वीडियो के स्टार्टिंग बोला था 22 नंबर अभी होमवर्क नहीं है। अभी सिर्फ ये 3-4 क्वेश्चन ही, 18, 19, 20 और 21, बस इतना ही करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।